हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। हम आज शुरू कर रहे हैं यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट। कक्षा 6 से 12 तक का है। उसका हमने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला नंबर क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों द्वारा जंगल काटने के क्या कारण थे। तो इसके क्या क्या कारण थे, चलिए इसको हम देखते हैं। तो इसके कारण थे शाही नौसेना हेतु लकड़ी की आपूर्ति के लिए काटते थे, रेल लाइनों के प्रसार के लिए, व्यवसायिक कृषि के बागानों के प्रसार के लिए काटते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। 1, 2 और 3 तीनों इसका सही है। आते हैं हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष की गई। तो भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 ईस्वी में की गई। आते हैं हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या कह रहा है कि इसकी स्थापना वर्ष 1906 में देहरादून में हुई है। ये नहीं, ये 1906 1905 देहरादून में नहीं हुई है, ये 1906 देहरादून में हुई है। ये क्या बोल रहा है, इसकी स्थापना वर्ष 1905 देहरादून में हुई है। ये देहरादून में तो हुई है लेकिन 1905 में नहीं, 1906 में हुई है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, यहाँ जिस पद्धति से शिक्षा दी जाती है उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा जाता है। सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन कौन सा हो गया, सत्य कथन हो गया आपका केवल 2 नंबर है। यहाँ जिस पद्धति से शिक्षा दी जाती है उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा जाता है। इसका सत्य कथन हो जाएगा केवल 2, क्योंकि ये देखिए ये बोल रहा है 1905 में देहरादून में हुई है, 1905 में नहीं 1906 में हुई है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वन अधिनियम 1878 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वन अधिनियम के क्या बोल रहा है, जंगल को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, आरक्षित, सुरक्षित एवं ग्रामीण। दूसरा कथन क्या बोल रहा है, सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। गांव वाले केवल सूखी लकड़ियों एवं विशेष प्रकार के औषधि जंगलों से ले जा सकते थे। ये ऑप्शन दूसरा नंबर कथन गलत है। सत्य कथन कौन सा है, केवल 1। सत्य कथन क्या है, फिर से एक बार देख लेते हैं। जंगल को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, आरक्षित, सुरक्षित एवं ग्रामीण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ये सही हो जाएगा, केवल 1। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, झूम खेती के नाम एवं संबंधित क्षेत्र का मिलान करें। ये क्या मिलान करने के लिए क्या है, ये लादिंग कहाँ से संबंध है, दक्षिण पूर्व एशिया से। लादिंग दक्षिण पूर्व एशिया संबंधित है। मिलीपा मध्य अमेरिका। ये चितमेन कहाँ से संबंधित है, तो ये मिलीपा हो गया मध्य अमेरिका, चितमेन हो गया अफ्रीका और चेना हो गया श्रीलंका। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी, 4 का 1। ठीक है, अब हम आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पे। छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यूरोपीय वन रक्षक घुमंतु खेती के विरुद्ध क्यों थे। ये बोल रहा है यूरोपीय वन रक्षक घुमंत खेती के विरुद्ध क्यों थे। तो इसका ये कथन क्या कर रहा है, घुमंतु खेती वाली जमीन इमारती लकड़ी के उत्पादन के लिए प्रतिकूल हो जाती थी। ये सही कथन है। जंगल जाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के जंगल का खतरा होता था। ये भी सही कथन है। तीसरा है, लगान वसूली की प्रशासनिक परेशानी से बचने हेतु ये घुमंतु वनरक्षक हेतु के विरुद्ध थे। तो ये तीनों के तीनों कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं हम 7वें नंबर क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंग्रेजों द्वारा वन व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने का क्या प्रभाव हुए। तो पहला कथन है, वन व्यापार की इजारेदारी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को सौंप दी गई। दूसरा कथन क्या बोल रहा है, स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिशें लगा दी गई। तीसरा बोल रहा है, कुछ घुमंतु समुदाय खदानों और बगानों में काम करने
को मजबूर हुए। तो ये तीनों के तीनों कथन क्या है, तीनों के तीनों कथन सत्य, सत्य कथन का चयन करना है। तो ये तीनों के तीनों कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। आते हैं हम चौथे नंबर क्वेश्चन पे, आठवें नंबर क्वेश्चन पे। आठवें नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देवसारी या मान किसे कहा जाता है। तो ये देवसारी या मान किसे कहा जाता है, जनजातीय क्षेत्र में लकड़ी के बदले लगान शुल्क लगाने वाले को देवसारी या मान कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं ऑप्शन अब आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पे। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ब्लैंडोंग डी स्टेन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा बस्तर में प्रारंभ किया गया, कथन 1 है। कथन दूसरा बोल रहा है, इसमें गांव वाले की लगान मुक्ति के बदले लकड़ी ढोने के लिए मुफ्त में भैंसे उपलब्ध कराएंगे। इसका ब्लैंडोंग डी स्टेन की व्यवस्था, इसका आंसर हो जाएगा, इसमें गांव वाले की लगान मुक्ति के बदले लकड़ी ढोने के लिए मुफ्त में भैंसे उपलब्ध कराएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। हम आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सरना, देवरा, कुडू, कान, राई इत्यादि क्या थे। ये जनजातीय लोगों के लिए पवित्र बगीचा था। क्या था, जनजातीय लोगों के लिए पवित्र बगीचा था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हम आते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन पे। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चरवाहा समुदाय तथा उनसे संबंधित तथ्य से मिलान करें। ये चरवाहा समुदाय है और ये संबंधित तथ्य है। तो ये गुल्ला समुदाय का क्या करते थे, गाय भैंस पालन। कुरुमा समुदाय का क्या है, भेड़ बकरियाँ पालते थे। राइका क्या है, राजस्थान से संबंधित है। धंगर क्या है, महाराष्ट्र से संबंधित है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बी। 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी, 4 का डी। चलिए हम आते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन पे। 12वें नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्राचीन काल के भ्रमणकारियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या बोल रहा है कि व्यापारी अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते रहे। ये सही है, सत्य कथन है। पुजारी तथा तीर्थयात्री ज्ञान और आध्यात्मिक शांति के लिए दूर दूर तक यात्राएं करते रहे। ये भी सही है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। हम आते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन पे। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्राचीन काल में विभिन्न यात्रियों के माध्यम से क्या क्या भी विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आदान प्रदान नहीं होता था। तो ये क्या नहीं होता था, तो मूल्य व मान्यता नहीं होती थी, हुनर नहीं होती थी, विचार नहीं होनी थी, आविष्कार नहीं होती थी और कीटाणु बीमारी नहीं होती थी। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृति शिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है, में किसके महत्व का पता चलता है। ये किसके महत्व का पता चलता है, ये समुद्री व्यापार का महत्व का पता चलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हम आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिल्क मार्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विचार करना है, क्या कथन क्या कह रहा है, सिल्क मार्ग क्या कह रहा है, सिल्क मार्ग केवल जमीनी भूभाग से गुजरता था। दूसरा कह रहा है यह मार्ग केवल चीन की एशिया भूभाग क्षेत्र से जोड़ता था। तीसरा कह रहा है यह मार्ग लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था। चौथा कह रहा है ये सोना चांदी जैसी कीमती धातुएं इसी मार्ग से एशिया से यूरोप की ओर पहुंचती थी। इसका सही कथन क्या हो जाएगा, इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 3। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 3। यह मार्ग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था। आते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, चीन की एक गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग को दर्शाया गया है। तो उस गुफा का क्रमांक क्या है, तो उस गुफा क्रमांक 217 है। अब हम आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मार्को पोलो के किताब का नाम है, मार्को पोलो को किताब का क्या नाम है, मार्को पोलो के किताब का नाम बुक ऑफ मार्वल्स है।
ठीक है। 18वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 18वें नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्पैघेटी क्या है। स्पैघेटी एक प्रकार की खाद्य सामग्री है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन पे। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। आलू, सोया, मूंगफली का उद्भव भारत में हुआ है। दूसरा कह रहा है यह खाद्य पदार्थ यूरोप तथा एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। 2 ऑप्शन नंबर 2 केवल बी आंसर इसका सही है। अब हम आते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन पे। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 16वीं शताब्दी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन एक है 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिकी को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। दूसरा कथन है यह यूरोपीय सेनाओं ने पुर्तगाली एवं स्पेनिश अपनी सैन्य ताकत के बल पर अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों को जीता। तीसरा कथन है इस समय अमेरिका वासियों ने चेचक से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो चुकी थी। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। केवल 2 और 3 ये ऑप्शन नंबर 2 और 3 इसका सही है। सी नंबर इसका सही है। अब आते हैं 21वें नंबर क्वेश्चन पे। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 21वां नंबर बोल रहा है 19वीं शताब्दी में अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है। ये कौन कौन से हैं। ये हैं व्यापार और पूंजी। ये क्या है व्यापार और पूंजी। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 2 सही है। चलिए हम आते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन पे। 22वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है औपनिवेशिक सरकार ने किस वर्ष अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया। तो ये 1871 ईस्वी में पारित किया। आते हैं हम 23वें नंबर क्वेश्चन पे। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है चारवाही टैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चारवाही टैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। कथन क्या है चरवाहों से चरागाहों में चरने वाले प्रत्येक जानवर पर टैक्स वसूला जाता था। ये सही है। प्रारंभ में अंग्रेज स्वयं ही अपने कारिंदों से टैक्स वसूलते थे मगर बाद में यह काम ठेकेदारों के माध्यम से किए जाने लगा। ये गलत है। तीसरा नंबर क्या ऑप्शन है। तीसरा नंबर बोल रहा है कि किसी चारागाह में दाखिल होने के पहले चारवाहों को पास दिखाकर टैक्स अदा करना पड़ता था। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर 1 और 3 हो जाएगा। केवल 1 और 3 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चारवाही टैक्स से क्या प्रभाव हुए। चारागाहों को स्तर गिरने लगा। ये प्रभावित हुआ। ये सही है। जानवरें बड़ी संख्या में मरने लगे। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अब हम आते हैं 25वें नंबर क्वेश्चन पे। 25वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मसाई लैंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमें कथन पढ़ना है मसाई लैंड के बारे में कौन सा कथन सही है। यह इथोपिया से लेकर तंजानिया तक फैला था। नहीं, ये इथोपिया से लेकर नहीं, ये उत्तरी किनिया से लेकर तंजानिया तक फैला था। कहाँ से फैला था। उत्तरी किनिया से लेकर तंजानिया तक फैला था। ठीक है। तो ये तो इथोपिया नहीं हो जाएगा। तो ये तो गलत हो गया कथन। दूसरा कथन है औपनिवेशिक ताकतों ने मसाई लैंड का विभाजन कर दिया। ये कथन सही है। तो कथन नंबर कौन सा सही हो गया। कथन नंबर केवल 2। तो ऑप्शन कौन सा सही है। केवल बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 26 नंबर बोल रहा है कि औपनिवेशिक शासन तथा मसाइयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है औपनिवेशिक सत्ता के हस्तक्षेप के कारण वरिष्ठ जनों एवं योद्धाओं की परंपरागत उम्र आधारित संस्था पूरी तरह समाप्त हो गई। ये कथन सही है। ये कथन क्या है औपनिवेशिक सत्ता के हस्तक्षेप के कारण वरिष्ठ जनों और योद्धाओं की परंपरागत उम्र आधारित संस्था पूरी तरह समाप्त हो गई। ये कथन गलत है। दूसरा कथन क्या है अमीर और गरीब चरवाहों के बीच भेदभाव बढ़ गया। ये कथन सही है। ऑप्शन नंबर कथन दूसरा सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा केवल 2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 27वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है
27वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को क्या माना जाता है। तो ये फ्रांस की क्रांति को क्या माना जाता है, प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। ये सही है। सामूहिक पहचान की भावना विकसित होने के कारण, ये भी सही है। नए फ्रांसीसी झंडे के कारण जिसमें पुराने राष्ट्रध्वज की जगह ले ली, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1, 2 और 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, डी नंबर। अब हम आते हैं 28वें नंबर क्वेश्चन पे। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेपोलियन के नागरिक संहिता में निम्न प्रावधान थे। क्या क्या प्रावधान थे, जन्म पर आधारित विषयाधिकार समाप्त कर दिया गया, ये भी इसका एक प्रावधान था, ये भी इसका राइट आंसर है। दूसरा है कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, ये भी इसका प्रावधान था। तीसरा है इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया, ये भी प्रावधान था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों। 29वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हैब्सबर्ग साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है, यह बहुभाषा भाषी तथा बहुनस्ली साम्राज्य था, ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है यह साम्राज्य ऑस्ट्रिया तथा हंगरी पर शासन करता था, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। 30वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐले क्या थी, ऐले एक कपड़े नापने का पैमाना था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1815 के बाद यूरोप में पुनः स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। क्या क्या विशेषताएं थी, राजतंत्र था, चर्च था, सामाजिक ऊंच नीच जाति बनाए रखना था, तो ये नहीं था। निजी संपत्ति का राज के अधीन लाना, ये नहीं था। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3 तीनों सही है। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 32 बोल रहा है ज्यूसेपी मेस्सिनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कथन क्या है, वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बना, ये कथन सत्य है। उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की, पहला था बर्न में यंग इटली और दूसरा मार्सेई में यंग यूरोप, ये कथन गलत है। कथन सिर्फ एक सही है, केवल एक सही है। ठीक है, आते हैं 33वें नंबर क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया, यू ज्यूसेपे मेस्सिनी को बताया है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूनान ऑटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ, तो ये 1832 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं हम 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रूमानीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की, ये भी कथन सत्य है। वे एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाना चाहते थे, ये भी कथन सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कथन 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 36वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था, तो मुख्य स्रोत भाषा था। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1848 में फ्रांस की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन कौन कौन से हैं, इस क्रांति के पीछे मुख्यतः आर्थिक कारण जिम्मेदार थे, ये सही है। इस क्रांति के पश्चात 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार मिल गया, ये भी सही है। तीसरा है राष्ट्रीय सभा को गणतंत्र घोषित कर काम के अधिकार की गारंटी दी गई, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी 1, 2 और 3 तीनों। 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ, तो ये 1848 में हुआ।
अब 39वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है? ऑटो वॉन बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया की सेना और नौकरशाही की मदद से जर्मनी को एकीकृत किया। यह कथन गलत है। 7 वर्ष के दौरान प्रसा, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में ऑस्ट्रिया की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया हुई। यह भी कथन गलत है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ना तो 1 और ना ही 2। अब आते 40वें नंबर क्वेश्चन पे। 40वें नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इटली के एकीकरण के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। हम सत्य कथन का चयन करते देखते हैं, तीनों कथन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। ज्यूसेपी मेस्सिनी क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा इटली को गणराज्य बनाने की प्रयास किया। दूसरा कथन है मंत्री प्रमुख काबूर जो जनतंत्र में विश्वास रखता था, फ्रांस से सार्डिनिया पिडमोंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि से 1858 में ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। तीसरा है ज्यूसेपी गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने युद्ध हिस्सा लिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 दोनों क्वेश्चन दोनों सही है। दोनों को एक बार हम फिर देख लेते हैं। दोनों क्या है? कथन 1 और 3 को हम फिर देख लेते हैं। जो सत्य कथन है, ज्यूसेपी मेस्सिनी क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा इटली को गणराज्य बनाने का प्रयास किया। यह सत्य कथन है। दूसरा कथन है ज्यूसेपी गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने युद्ध में हिस्सा लिया। यह भी कथन सही है। तो केवल 1 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जी राइट आंसर। अब आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया था? आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया है? तो 1801 ईस्वी में किया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला? तो ये भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला? करों में वृद्धि, ये भी सही है। खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया, ये भी सही है। सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 43 क्या बोल रहा है? रोलैक्ट एक्ट के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन कौन सा है? कौन सा देख लेते एक बार। तो भारतीय सदस्यों को भारी विरोध के बावजूद इस कानून को ब्रिटिश संसद ने बहुत जल्दीबाजी में पारित कर दिया। ये तो यही असत्य कथन है, ये तो यही लग रहा है। दूसरा पढ़ लेते। दूसरा क्या है? गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रोलैक्ट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रवादी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। सी क्या है कि राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। डी क्या है? जनता द्वारा रैलियों और हड़ताल कर इस कानून को विरोध किया गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। भारतीय सदस्यों को भारी विरोध के बावजूद इस कानून को ब्रिटिश संसद ने बहुत जल्दीबाजी में पारित किया। ये क्या कह रहा है? रोलैक्ट एक्ट में असत्य कथन चुनने को कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है? 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो वर्ष कहाँ किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। 1919 में मुंबई में किया गया था बोल रहा है। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई? तो ये कब लिखी गई थी? 1909 में लिखी गई थी। 1909 में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? असहयोग आंदोलन के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन कौन सा है? आंदोलन की शुरुआती शहरी मध्य वर्ग ने की। दूसरा है सभी पार्टियों ने परिषद चुनाव का बहिष्कार किया। भारतीय खादी कपड़ों के महंगे होने के कारण गरीबों द्वारा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार लंबे समय तक नहीं किया गया। तो क्या बोल रहा है? असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। सत्य कथन कौन सा है? तो सत्य कथन ये है, आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग ने की। ये भी इसका कथन सत्य है। और ये तीसरा नंबर क्वेश्चन सत्य है। भारतीय खादी कपड़ों के महंगे होने के कारण गरीबों द्वारा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार लंबे समय तक नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 दोनों।
आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अवध किसान सभा की गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या क्या है? इसका गठन अक्टूबर 1920 में किया गया। अवध किसान सभा के गठन 1920 में किया गया, ये सही कथन है, ये सही है। जवाहर नेहरू, बाबा रामचंद्र एवं कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में इसका गठन किया गया, ये भी सही है। असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस नेताओं ने अवध किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया गया, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम 48 नंबर क्वेश्चन पे। 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गुडेम विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो गुडेम विद्रोह के संबंध में, यह विद्रोह कर्नाटक के गुडेम पहाड़ियों में प्रारंभ किया गया, ये सत्य कथन नहीं है। दूसरा है यह एक प्रकार का गुरिल्ला आंदोलन था जिसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया, ये सत्य है। राजू महात्मा गांधी के महानता के गुण गाते थे, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्वराज पार्टी के संबंध में असत्य कथन का चयन करने का। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, सत्य और असत्य कथन। तो ये बोल रहा है सत्य कथन का चयन करें, असत्य बोल रहा है, ना कि सत्य बोल रहा है, फॉल्स बोल रहा है। फॉल्स कथन कौन सा है? तो ये बोल रहा है असहयोग आंदोलन के पश्चात राजनीति में सक्रिय होने के लिए कुछ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस से पृथक एक अलग स्वराज का गठन किया। दूसरा बोल रहा है ये असत कथन का चयन करने के लिए बोल रहा है, तो ये असत कथन तो यही दिख रहा है। दूसरा भी पढ़ लेते। दूसरा बोल रहा है CR दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के महत्वपूर्ण नेता थे जो परिषद राजनीति में वापस लौटना चाहते थे, ये भी सही है। वे 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे, ये भी सही है। स्वराज पार्टी का लक्ष्य परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश का विरोध करना था, ये भी सही है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या क्या कथन है? ब्रिटेन की लिबरल सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। दूसरा कथन क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। तीसरा कथन क्या है? भारत में इसके विरोध को देखते हुए वायसराय इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 और इसका 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 और 3 को एक बार और देख लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे, ये कथन इसके सही है साइमन कमीशन के बारे में। और दूसरा कथन है भारत में इसके विरोध को देखते हुए वायसराय इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का ऐलान किया, ये भी सही है। 2 और 3 इसके सही हैं। इसी के साथ हमारा भाग 1 समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सभी को धन्यवाद।